1971 भारत पाकिस्तान की जंग। ये बात 1971 की है, जब पाकिस्तान अपने ही पूर्वी पाकिस्तान पे जुल्म सितम की सीमाएं लांघ रहा था, उन्हें दबे रहकर जीने को मजबूर कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, चाहे फिर बात कैसी भी हो। 26 मार्च 1971 ढाका यूनिवर्सिटी। दिन दहाड़े बंगाली नेता समेत शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है कि वो वक्त था जब लोग पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ भारत में शरण लेने लगे थे। तब की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी अपने बोल्ड डिसीजन के लिए जानी जाती थी। एक बार वो पाक का मुद्दा सोच छोड़ने की सोचती, पर वहाँ के लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि अब वो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की ठान चुकी थी। अप्रैल 1971 भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें भारत के जनरल रहे सैम मानेकशॉ भी शामिल थे। पर इस मीटिंग में जो आगे कुछ होने वाला था, उससे कोई भी खुश नहीं थे और सबसे बड़ा धक्का पीएम इंदिरा गांधी को जो लगने वाली थी। मीटिंग की शुरुआत होते ही पीएम जनरल सैम मानेकशॉ को देखते हुए कहती हैं, युद्ध की तैयारी कीजिए। पीएम इससे आगे कुछ कहती, उससे पहले जनरल सैम मानेकशॉ कहते हैं, रिस्पेक्टेड पीएम, जंग अभी हुई तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे फाइटर प्लेन इस मानसून में साथ नहीं दे पाएंगे। लड़के तैयार हैं, पर बिना फाइटर प्लेन के हम जंग नहीं जीत पाएंगे। जनरल का जवाब सुन कमरे में सन्नाटा छा जाता है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने शांति भंग करते हुए भारत पर जंगी जहाज़ों से हमला कर दिया। इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और 4 अप्रैल 1971 को भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी को ढाका की तरफ भेज दिया जाता है। अब मानसून भी नहीं था और होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग जो शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले जो शांति थी, अब वहां मौत का खेल जो शुरू था। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर बम के गोले दागने जो शुरू कर दिए थे। भारतीय एयरफोर्स एक तरफ से अकेले लड़ रही थी। तब बंगाल की मुक्ति वाहिनी सेना भारत का साथ देती है, जो आगे चल के बांग्लादेश बनने वाला था। पहली बार युद्ध में भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना ने मिलकर लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय सेना ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। भारत के इस कदम से बौखलाए पाक राष्ट्रपति याह्या खान भारतीय आर्मी को पश्चिम की तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, जो महज एक कोशिश ही रहती है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़े भारत माता के वो सपूत थे जो सिर्फ और सिर्फ मारना ही जानते थे। 4 दिसंबर 1971 भारतीय नेवी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका कोड नेम दिया गया ट्राइडेंट। भारत के वीर जवानों को सिर्फ ऑर्डर का इंतजार रहता है और वो क्षण आ चुका था। हाँ का जवाब आते ही भारतीय जवान ऐसे टूट पड़े जैसे बाज अपने शिकार पर। भारतीय नेवी के इस हमले ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, साथ ही साथ पीएनएस खैबर को भी ध्वस्त किया, जिसमें पाक के 720 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। इसी प्रकार से 8 से 9 दिसंबर 1971 एक और ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम पाइथन रखा गया था, जिसमें मिसाइल जहाज़ों का एक भयंकर तांडव देखने को मिला। ये तांडव इतना भयानक था कि आसमान में धुआं के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। अगले दिन 9 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक और नेवी हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर देती है। 16 दिसंबर 1971 को भी भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े सैनिकों का आत्मसमर्पण था और भारत ने उसके 2 टुकड़े कर डाले, जो अब बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था। इन 13 दिनों की लड़ाई में बहुत कुछ घट चुका था। पाकिस्तान की हार देख अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीलंका, चाइना समेत आधी दुनिया पाकिस्तान का साथ देने मैदान में उतर चुकी थी। तब हनुमान की तरह कैसे रसिया ने आधी दुनिया को आड़े हाथ लिया, जिसे देख अमेरिका सहित अन्य देश भाग खड़े हुए। इस युद्ध में दोस्ती की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलने वाली थी, जो आगे चल के भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ जाने को बेकरार था। 10 दिसंबर 1971 भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था,
इस मैसेज से ये साफ हो गया था ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की बर्बादी चाहने वाला अमेरिका अपना 7वां बेड़ा जंग में उतारने की कोशिश कर रहा था। ये बेड़ा इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि युद्ध को लंबे समय तक चलाने में सक्षम था। टोकिन की खाड़ी में तैनात 7th फ्लीट 75,000 टन से चल रहे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइजेस की अगुवाई में आगे बढ़ रहा था। दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज पे 70 फाइटर जेट और अमेरिकी बॉम्बर सवार थे। यूएसएस किंग मिसाइल विध्वंसक यूएसएस डिकेटर पानी और जमीन पर मार करने वाली यूएसएस ट्रिपोली शामिल था। वहीं दूसरी तरफ भारत भी तैयार था। हाँ, ये जरूर था कि दुश्मन भारत से ज्यादा ताकतवर पोजीशन में था। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो भारत और अमेरिका बेड़े के बीच चट्टान जैसा सीना लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत खड़ा था, जिस पर महज 20 फाइटर जेट सवार थे। आईएनएस विक्रांत के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन से पूछा गया अमेरिकी बेड़े से मुकाबला हो पाएगा। उन्होंने आवाज ऊंची और आंख बड़ी कर कहा, बस ऑर्डर का इंतजार है। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसियों ने बताया इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट ईगल भी भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत इस दोहरी लड़ाई को लड़ तो लेता पर जीतने की संभावना ना के बराबर थी। तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 9 अगस्त को ही फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत सोवियत यूनियन के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग संधि पर किए गए हस्ताक्षर के तहत सोवियत यूनियन से मदद मांगी। इस पे ये सोच लेना कि सोवियत यूनियन भारत की मदद करेगा जब आधी दुनिया भारत को बर्बाद करने पे आमादा हो। तय हुआ था इंग्लिश जहाज अरब सागर से भारत को टारगेट करेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी में घुसेगा, जहां भारत के सपूतों ने 1 लाख से अधिक पाकिस्तान सैनिकों को घेर रखा है। लेकिन हनुमान की तरह आए रूस के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव 13 दिसंबर 1971 को परमाणु जहाजों को भारत रवाना होने का आदेश दे देते हैं। इसकी अगुवाई प्रशांत महासागर में रूस के 10वें बैलेट के कमांडर व्लादिमीर क्रूलियोव कर रहे थे। इस बेड़े में न्यूक्लियर पनडुब्बी भी शामिल थी, लेकिन टॉर्पीडो और मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर थी, इसलिए रूसी बेड़ों को चक्कर लगाकर आगे निकलना था। और ये कार्य जितना सुनने में सरल लग रहा था उतना था नहीं। बिना किसी की नज़र में आए सबसे आगे निकलना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, पर जब बात मातृभूमि की हो तो कोई भी संकट छोटी लगने लगती है। यही कारण था कि बिना किसी की नज़र में आए ये जहाज उनसे आगे निकल जाती है। जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो काम कर दिया था। जिसके बाद न्यूक्लियर पनडुब्बी को पानी से बाहर निकाल रूसी मिसाइलों को यूएसएस इंटरप्राइजेस की ओर मोड़ दिया जाता है, जिसका मतलब साफ था, आगे बढ़े तो मारे जाओगे। उसी समय रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। एमिरल डोमेन की सहमी सी आवाज़ आती है, सर हम बहुत लेट हो गए हैं। यहाँ तो रूस की एटॉमिक पनडुब्बी आ पहुंची है। इनके बेड़े में बहुत सारे जहाज हैं। जो दुश्मन बड़ी बड़ी हाँकने वाला था वो मेडागास्कर की तरफ भाग खड़े होते हैं। अमेरिका की गर्मी पहले ही रूसी मिसाइलों ने शांत कर दिया था। अमेरिका ने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था और चीन मान भी जाता है। ये बात रूस को पता चलती है। रूस का संदेश साफ था, भारत पर हमला किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, जिसके शब्द मात्र से ही चीन भाग खड़ा हुआ।